फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे कि आधुनिकीकरण क्या है और आधुनिकीकरण से क्या क्या लाभ हुए, यह कैसे फैला और इसको फैलाने के लिए कई विचारकों ने क्या क्या तरह की बातें कही, जिससे हम यह पक्ष रख सकते हैं कि आधुनिकीकरण से पूरा पृथ्वी जो है, पूरा संसार जो है वो एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। देखिए सबसे पहले जानिए कि आधुनिकीकरण है क्या। देखिए आधुनिकीकरण हम लोग सामान्य तौर पर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम भारत या कोई विकासशील देश में हैं तो यह हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने पश्चिमीकरण को ज़्यादा अपनाया, वेस्टर्न कल्चर को अपना करके हम लोगों ने क्या किया, आधुनिकीकरण किया। लेकिन यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, यूरोप में जाएं, ऐसे देशों में जाएं जहां पर ऐसे बदलाव हुए जिसने आधुनिकीकरण को जन्म दिया, तो हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आज इंसान यहाँ से लेकर यहाँ तक में जाने के लिए जो भी काम किया है, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग जानते हैं कि ये सभी चीज़ कैसे एक आधुनिकीकरण को जन्म देते हैं। देखिए सामान्य तौर पर यूरोपीय और जितने भी देश हैं, खास करके वो देश जो अंग्रेजीकरण के अंतर्गत आते हैं, अंग्रेजीकरण अर्थात ऐसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग पनपे, बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार विकसित हुआ और बहुत ज़्यादा मात्रा में संघर्ष करके या युद्ध करके नए नए देशों को हड़पा गया और वहाँ पर शासन चलाया गया। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं भारत जैसे देश को। देखिए इंग्लैंड या बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार यहाँ आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है और ये शासन चलाती है। शासन चलाने के बाद यहाँ पर वो कुछ समय रहते हैं, 200 सालों तक रहते हैं और वापस फिर ये अपने देश चल जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो आते हैं, गौर करिएगा मेरे बात पर, जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो अपनी संस्कृति और अपने खान पान विधि व्यवस्था सब चीज़ का जो छाप है यहाँ दे के चल जाते हैं। उदाहरण के लिए अपने ड्रेस स्टाइल को यहाँ दे के चल गए, चाय दे के चल गए जिसे हम रोज़ सुबह शाम पीते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक बदलाव होने लगा। उसी तरह आधुनिकीकरण में भी बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये जन्म कहाँ से लिया, ये आधुनिकीकरण आया कहाँ से। देखिए ऐसा माना जाता है, खास करके बेंडिक्स के द्वारा, जो बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने ये कहा कि 1760 से लेकर 1830 में फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों जगहों पर बहुत बदलाव देखे गए। लगातार वहाँ के जो छोटे व्यापारी थे अब अपने आप में परिवर्तन कर रहे थे, वो अपने आर्थिक स्थितियों को सुधार रहे थे और अधिक से अधिक मात्रा में बोल सकते हैं बड़े बड़े उद्योग लगा रहे थे। ये उद्योग कपड़े के होते थे, मसाले के होते थे, बड़े बड़े बोल सकते हैं कि आप इंजन के होते थे जो कलपुर्जे बनाते थे, या बोल सकते हैं जो ट्रेन या फिर मोटर वाहन इन सभी चीज़ में उपयोग किए जाते थे। तो आधुनिकीकरण इन चीज़ों से पनपा। जब भी किसी क्षेत्र में या किसी देश में बदलाव होता है, अर्थात जब उस देश का आर्थिक स्थिति सुधरता है या उस देश के लोगों को रोजगार मिलता है, तब ये आधुनिकीकरण जो होता है वो अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। जब मान लीजिए कि आप आज एक मिट्टी के घर में रह रहे हैं, ये एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइएगा पूरा कि आधुनिकीकरण है क्या। मान लीजिए कि आज आप एक मिट्टी के घर में रह रहे हैं और बाय द वे आप में से आपका पिताजी का या आपका या आपके घर का कोई एक पर्सन जो पढ़ा लिखा है, उन्हें बोल समझ सकते हैं कि एक नौकरी हो जाता है, या वो राह चलते हुए कहीं बहुत बड़ा एक संपत्ति पा लेते हैं। मान लीजिए वो 2 करोड़ रुपया पा गए, तो क्या आप फिर से मिट्टी के घर में रहिएगा? नहीं रहिएगा। आप क्या करिएगा उस पैसों का, या अगर आपका कोई जॉब हुआ है तो उस पैसों से जो जॉब करने के बाद आपको मिलेगा उससे आप अपनी स्थिति को सुधारिएगा। जैसे आप बदलाव करिएगा, जैसे आपके अंदर रिवॉल्यूशन आएगा, नया नया चीज़ लाने का प्रयास करिएगा, कभी एसी ले आए, कभी पंखा ले आए, मिट्टी के घर की जगह सीमेंटेड घर बना लिए, कभी आप टाइल्स लगा रहे हैं, तरह तरह का जो बदलाव कर रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, तो ये सब जो बदलाव हुआ आपके अंदर, ये सब जो चेंजेस आया, यही तो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण को एक ऐसा भी रूप मान सकते हैं कि पश्चिमी देशों में 1760 के समय में, या बोल सकते हैं 1760 से लेकर 1794 में बहुत ज़्यादा बदलाव देखे गए। इन बदलावों में राजनीतिक रूप था, सामाजिक रूप था, आर्थिक रूप था और पुनः जागरण था। आध्यात्मिक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा बदला। तो ये बदलाव जब हो रहा था तो पश्चिमी देशों में, या अर्थात यूरोप के देशों में, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, और आप जाकर के जितना भी पश्चिम का देश है, वहाँ पर ये जब बदलाव होने लगे तो वहाँ का जो क्षेत्र था ये 2 गुटों में बट गया। अब ये 2 गुट में बंटने का कारण क्या था? एक गुट धार्मिक परंपराओं के आधार पर चल रहा था,
जो धर्म और बोल सकते हैं ऐसी विचारधाराओं से परिपूर्ण था जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा था। क्योंकि उस समय वहाँ पर भी बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा धर्म परंपरा को मानते थे। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो लगातार बदलाव पे विश्वास करते थे, अर्थात जो चेंजेस पे बिलीव करते थे। वो लोग जो लगातार मेहनत कर रहे थे और नए नए व्यापार करके या फिर बोल सकते हैं उद्योगों का विकास करके अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुधार के वो क्या कर रहे थे, एक नए वर्ग और नए युग की शुरुआत कर रहे थे। तो जब आधुनिकीकरण का बोल सकते हैं स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ, तो उस समय यूरोप देश जो थे वो दो गुटों में बट चुका था, एक पारंपरिक रूप से और दूसरा सांस्कृतिक और अन्य बदलावों को देखते हुए अपने आप को बदल रहा था। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि जहाँ पारंपरिक और सांस्कृतिक ढंग से जो पहला ग्रुप था या पहला वर्ग था वो स्लो था, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो पुराने ज़माने के आधार पे कर रहे थे, वे अपने संस्कृति सभ्यता के आधार पर बदल रहे थे। लेकिन जो दूसरे तबके के लोग थे, दूसरे वर्ग के लोग थे जिन्हें बदलाव चाहिए था, वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बदल रहे थे। उनके पास पैसे आ रहे थे, वो लोगों की नब्ज को पकड़ चुके थे कि लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है और किन चीज़ों से लोग व्यापार करके अपने आप में धन का उपार्जन कर सकते हैं, अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। और इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं विचारकों ने अपनी अपनी राय रखी। जैसे बेंडिक्स ने यह राय रखी कि जितने भी लोग बदलाव करते हैं या जो भी वर्ग, जो भी क्षेत्र बदलाव करता है, यह बदलाव उनके स्थिति के आधार पर होता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करता है, ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करता है और उसे एक अच्छी जॉब हो जाती है, या वो जो बदलाव करना है इसकी बातें समझ जाता है, तभी आधुनिकीकरण का प्रवेश उस क्षेत्र में हो जाता है। देखिए, आधुनिकीकरण कोई एक छोटे से क्षेत्र, एक छोटे से गांव या एक छोटे से शहर में नहीं होता है। यह बदलाव पूरे देश और पूरे समाज कल्याण के लिए होता है। बहुत जगह पर आधुनिकीकरण फैलता है, फूलता है और आगे बढ़ता है। यह कैसे फैलता है? देखिए, इसे फैलाने का काम हम खुद मानव करते हैं, क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य को तब कॉपी करता है, तब उसकी नकल करता है जब उसमें कुछ उसकी अच्छाई दिखती है। उदाहरण के लिए, हम लोग जिस तरह से वर्तमान समय में जिस तरह से हम लोग वेस्टर्न ड्रेस को पहन रहे हैं, आज हम टी शर्ट पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, आप टी शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब तो बदलाव हुआ है ना। आपने किसी को देखा और उसको कॉपी किया। उदाहरण के लिए, आपको ये फिल्म का जो रिकॉर्ड है आपको दिखता होगा कि इसमें क्या कर रहा है हीरो, और इसके बाद जब ये फिल्म आया जिसका नाम तेरे नाम था, इस फिल्म में जो हेयर स्टाइल था और जिस तरह का फटे कपड़े पहने गए थे, तो इस चीज़ को देखने के बाद क्या हुआ? इन चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ? बदलाव हुए। लोग अब धीरे धीरे परिवर्तन करने लगे। अब आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं लड़कों में बहुत ज़्यादा ये चेंजेस दिखता है कि वो वेस्टर्न चीज़ों को अपनाते हैं, और वेस्टर्न कल्चर को अपना करके हम क्या करते हैं? अपने आप में बदलाव करते हैं। देखिए, यूरोप में जिस तरह बदलाव हुआ, ये बदलाव कोई एक जगह तो सीमित रहने वाला था नहीं, तो ये धीरे धीरे क्या करता है? फैलना शुरू करता है, और ये फैलते फैलते पूरे यूरोपीय देशों में यह बढ़ जाता है। लेकिन अब आते हैं हम लोग अपने देश के बारे में। भारतीय विचारकों का क्या सोचना है भारत में जो बदलाव हुए और जो आधुनिकीकरण आया इसके बारे में। देखिए, भारत जो है 16वीं शताब्दी से ही लगातार विश्व के कई बोल सकते हैं कि व्यापार यहाँ पर बढ़े, और 16वीं से 17वीं शताब्दी में यहाँ कई लोग आए। उदाहरण के लिए पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य, सबका यहाँ आना जाना लगा रहा। और जैसे जैसे वे आते गए, जैसे जैसे वे यहाँ फलते फूलते गए और उनका व्यापार विकसित हुआ, भारत भी आधुनिकीकरण की यात्रा में आगे बढ़ते गया। इसे एक रास्ता मिल चुका था जहाँ पर बदलाव हो रहा था। हमारे यहाँ के विचारक श्याम चरण दुबे जी कहते हैं कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता तथा विवेक का समावेश, ये सभी आधुनिकीकरण के प्रमुख मुद्दे थे। क्योंकि भारत जब गुलाम था तब भी भारत में आधुनिकीकरण का प्रभाव जो देखा जा रहा था। आप बहुत जगह ऐसे देखे होंगे जहाँ पर महात्मा गांधी कोट पैंट शर्ट पहने होंगे, लेकिन बाद में वो धोती में आ गए होंगे, क्योंकि उन्हें जो प्रभावित किया गया था, या उस समाज में जो समाज उस समय था आज़ादी से पहले, वो आधुनिकीकरण के रेस में शामिल था। तो ये बात कहीं भी क्लियरली कह सकते हैं हम लोग कि आधुनिकीकरण में भारत जो है आज़ादी से पहले ही जुड़ा हुआ था। देखिए, भारत में बहुत ऐसे जगहों पर आप अभी भी देखते होंगे कि लोग बहुत जगह पर पारंपरिक रूप से काम कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण हमारे जितने भी जब भी पूजा करते हैं वो धोती पहन के करते हैं, और तरह तरह का जो भी विधियां होते हैं उन्हें पूरा करते हैं। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ आई, गौर करिएगा,
भारत में ये बदलाव कैसे हुए? जब ब्रिटिश आई, खास करके ब्रिटिश का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश ने 200 वर्षों तक लगभग शासन किया, तो इसके कारण उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया था। तो जब ब्रिटिश सरकार यहाँ आई तो उन्होंने आने के बाद बहुत कुछ किया, उद्योग बनाए, फिर ब्लैक टाउन, वाइट टाउन, इस तरह का बहुत ज़्यादा शहर का निर्माण करवाया, खास करके बंदरगाही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास किया और नगरीकरण को बढ़ावा दिया, अर्थात ग्रामीकरण को छोड़ करके वो नगरीकरण की ओर आ रहे थे। लोगों को सभी तरह की सुविधाएं दे रहे थे, ट्रेन की सुविधा, सड़क की सुविधा, अस्पताल, अच्छे कॉलेज और शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो इन चीज़ों से क्या हुआ कि भारत का जो एक ग्रामीण समुदाय था या कृषि प्रधान जो भारत था वो धीरे धीरे अग्रसर हो गया, कहाँ? एक नगरीय देश के बारे में, एक नगरीय देश की ओर क्या हुआ? प्रवाहित हो गया और इससे भारत में बदलाव हुए। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो भारत उसी रेस में लगा हुआ था, जो रेस में एक विकासशील देश होता है, जहाँ लोगों में रहन सहन का भावना कुछ अलग था। पहले जहाँ पर लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, अब सब एकल परिवार में आ चुका है। उदाहरण के लिए आप देखे होंगे कि आपके चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी जितने भी हैं, उन सबसे आप बात करिए, पता चलेगा कि उनके जो दादाजी थे या उनके जो बड़े थे वो सभी एक परिवार में, संयुक्त परिवार में रहता था। लेकिन आधुनिकीकरण में क्या हुआ? ये सभी बदलाव हुए। अब लोग जो है वो एकांकी परिवार में रहते हैं। एकांकी परिवार या एकल परिवार का अर्थ होता है ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, और थोड़ा से ज़्यादा जाएँ तो उनके बोल सकते हैं कि दादा दादी होते हैं। और इस चीज़ को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सभी चीज़ आए कहाँ से? ये सभी वेस्टर्न कंट्रियों को हम लोगों ने फॉलो किया। विदेश में ऐसा ही होता है, यदि मान लीजिए कि बच्चा आपका 18 साल से अधिक हुआ और बच्चा एक तरह से बोल सकते हैं कि वो लायक बन गया है कि पढ़ाई भी कर रहा है और अपना खर्चा उठा सकता है, तो उसे काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और बच्चा काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके क्या करता है? अपना भरण पोषण भी करता है, और अगर वो नहीं सकता है तब माता पिता उसे क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और बाद में जब उसका विवाह होता है तो उसे अपना एक अलग घर बनाने के लिए कह दिया जाता है, या फिर माता पिता द्वारा उसे अलग सब कुछ दिया जाता है। संयुक्त परिवार में वो नहीं रहते हैं। तो इस तरह से भारत में बदलाव हुए कि वर्तमान समय में भारत में आधुनिकीकरण जो है बहुत प्रभावित हुई है, क्योंकि जहां पुराने जमाने में लोग बैलों का उपयोग करते थे खेती करने के लिए, अब ये कृषि क्षेत्र में बदल चुका है। अब लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक मात्रा में ट्रैक्टरों और ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे कम समय में अधिक मात्रा में खेती हो सके, और इससे कृषि ही नहीं प्रभावित हुई है, अन्य बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पहले जहां लोग रेल यात्रा करते थे या फिर बोल सकते हैं सड़क परिवहन का यूज करते थे, अब वहां हवाई जहाज़ों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब गांव-गांव में ऐसे सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे लोग बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ है? भारत में भी बदलाव हुआ है। अब इन सभी बदलाव का जो पूरा श्रेय है ये क्या जाता है? ये टोटल श्रेय जाता है शिक्षा को। जिस तरह से भारत के गांवों तक शिक्षा का प्रसार हुआ, उस तरह से लोगों ने बदलाव की मांग की, और यही बदलाव क्या कहलाया? आधुनिकीकरण कहलाया। देखिए, भारत में लगातार जिस प्रकार से व्यापार फला फूला है और जिस प्रकार से यहाँ के लोग एक तरह से विकासशील देश की रेस में लगे हैं, बहुत ही जल्दी ये हमें देखने को मिलेगा कि भारत यूरोपीय देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी भारत ने बहुत उपलब्धि हासिल की है। आप देख सकते हैं कि लगातार इसरो और हमारे ऐसे कई विभाग जो हैं वो लगातार यूरोपीय देशों के समान अन्य ऐसे टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है जो यूरोप देश नहीं सक रहे हैं। चाइना जैसा देश जिस तरह से बड़े बड़े स्मार्टफोन्स या बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को ला रहा है, इससे भारत जैसे देश भी क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। और लगातार भारत के युवा भी जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा उन्मुख हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जैसे देश जो है वो आधुनिकीकरण की रेस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। परंपरा जो है वो आधुनिकीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मान लीजिए कि पहले के टाइम में जब कोई घर का व्यक्ति मर जाता था तो उसे कंधा देने का काम उसका पुत्र करता था, लेकिन आज के समय में ये बदल चुका है। अब महिलाएं भी क्या कर रही है? अपने मरे हुए पिता या मरे हुए माँ को कंधा दे रही हैं, और वे भी पुरुषों के समान हर वो काम कर रही हैं जो पहले के टाइम में पुरुष करते थे। तो यह बोल सकते हैं कि आधुनिकीकरण में अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी क्या हुआ है? समानता आई है। और बहुत जगहों पर जहां महिलाओं का जाना वर्जित था या महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था, वहां आधुनिकीकरण में यह बदलाव देखा गया है। लगातार इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रहे हैं। जनसंख्या जो है हमारा एक तरह से बोल सकते हैं अब स्टेबल हो रहा है। अब लोगों को पता है कि अगर एक घर में 10 बच्चे रहेंगे तो उससे भूखमरी बढ़ेगा। तो लोग अब क्या कर रहे हैं? एक छोटा परिवार चाह रहे हैं,
कम से कम 2 बच्चे रख रहे हैं और वो अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिकीकरण और बहुत मायने में इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, जैसे हमें सबसे अधिक मात्रा में वो आर्थिक स्थिति और आर्थिक तंगी से बचाता है, ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत रह सके। देखिए, आधुनिकीकरण में हमारी सरकार या बोल सकते हैं हमारे द्वारा चुने गए नेता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जिस प्रकार के नेता चुनते हैं वो हमारे आधुनिकीकरण की रेस में उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में गतिशील बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम ऐसे सरकार को चुनते हैं या ऐसे नेता को चुनते हैं जो हमें एक नए विश्व में, एक नए देश में या एक नए युग में लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, जब भारत में मोदी जी आए तो उन्होंने बहुत बड़ा एक स्लोगन चलाया था, डिजिटल इंडिया। आप सुने होंगे, मेक इन इंडिया। तो ये सब क्या है? ये सब आधुनिकीकरण का एक क्रम है, एक प्रभाव है, जहां पर भारत जैसे देश को एक अलग विचारधारा से जोड़ करके यहाँ पर टेक्नोलॉजी, संचार और ऐसी चीज़ों का विकास करना जिनसे देश का युवा और देश का अन्य वर्ग जो है वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि आधुनिकीकरण है क्या और इससे क्या क्या बदलाव और क्या क्या प्रभाव होते हैं। आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।